बच्चों क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? बढ़िया तो होंगे ही, होने भी चाहिए, है ना। लेकिन पढ़ रहे हैं या नहीं? पढ़ाई करनी ज़रूरी है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो यूं ही ठीक है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं चल रहे हैं, घर में तो आराम से बैठे ही रहते हैं अपन। लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको पढ़ते ही समझ में आ गया, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपन 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो समझ में नहीं आती। हम पढ़ें और होना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए थोड़ा सा कोशिश करके अच्छे से नोट्स बनाओ और उनको 1-2 बार तसल्ली से पढ़ो ताकि बात समझ में आ जाए। और नोट्स प्रॉपर तैयार होने चाहिए और समय पर की गई मेहनत, समय पर किया गया कार्य ही आपको सफलता की ओर ले जाता है बच्चों। अगर समय निकल गया और फिर आपने मेहनत की तो उसका कोई औचित्य नहीं है ना। 9th में आपने कई ऐसी स्टोरियाँ पढ़ी होगी, है ना। संस्कृत की स्टोरी आती है गोधुनम, है ना। समय पर जो कार्य नहीं कहते हैं और तो उसके परिणाम हमेशा कष्टदायक होते, तो ऐसा काम नहीं करना। समय से ही शेड्यूल बनाएं, पढ़ें, ताकि आप अपना जो टारगेट आपने सेट किया है उससे प्राप्त कर लें। समझ आई बात? तो चलिए बच्चों, अपन शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। लास्ट जो वीडियो आपको दिया था उसमें विरेचन की विधियां अपन ने स्टडी की थी, और आज अपन करेंगे क्या? भौतिक गुणधर्म। किसके? एल्केनों के। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं बेटा। एल्केन के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, एल्केन के भौतिक गुणधर्म से आप क्या समझेंगे? तो भौतिक गुणधर्मों का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान करना है। जो चीज़ें बाहर से देखने पर ही समझ आ जाती हैं कि ये वस्तु भारी है, इसका रंग काला है ना, ये अधिक गर्म करनी पड़ेगी, ये कम ताप पर गर्म हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे जो गुणधर्म होते हैं उन्हें हम पदार्थों के भौतिक गुणधर्म कहते हैं। ताकि भौतिक के आधार पर, यानी कि देखकर जिनको अपन आइडेंटिफाई कर सकें, वो भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट्स लिखेंगे जो मैं लिखवा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से, कि C1 कार्बन से C4 कार्बन तक के एल्केन। पहला पॉइंट, C1 कार्बन से C4 तक के एल्केन गैसीय अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में होते हैं, यानी जो जितना हल्का एल्केन होगा वो आपको किस अवस्था में मिलेगा बेटा? गैस अवस्था में, अर्थात जिनके अणुभार कम होते हैं, जिनकी इंटरनली जो द्रव्य की मात्रा है वो कम है, तो वो क्या होंगे? हमेशा गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान करेंगे आप, इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान करें कि गैसीय अवस्था में क्यों है। तो दूसरी बात कि इनमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो दुर्बल होगा, इसीलिए आसानी से टूट जाता है और ये गैसीय प्रवृत्ति शो करते हैं। थोड़ा ध्यान से, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, C5 से C70 तक के एल्केन द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं।
अर्थात अब वेटेज बढ़ गया, द्रव्य की मात्रा बढ़ गई, कण पास पास में आ गए तो गैस से कहाँ आ गए, द्रव में आ गए। वह तीसरा पॉइंट लिखेंगे, C17 से अधिक कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन युक्त एल्केन क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। चले, बात समझ में आ गई होगी तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे आसानी से लिख सके। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, आगे ले लिए स्क्रीनशॉट। अगला हेडिंग डालेंगे इसी में, विलयता। विलयता का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि कोई भी यौगिक दूसरे में जब घुलता है तो उनके कैसे गुणधर्म होने चाहिए। तो हम लोग कहते हैं, दूसरा पॉइंट आप तीसरा हो गया ना, चौथा लिखेंगे विलयता, हेडिंग डालेंगे। विलयता का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुलने या घोलने की क्षमता क्या कहलाती है, उस विलयन की या पदार्थ की विलयता कहलाती है। ठीक है, अर्थात समान में घुलता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय में व अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय में घुलता है। जैसे H2O में एल्कोहल दोनों ध्रुवीय हैं तो घुल गए, वहीं जल में तेल क्या है, ये तो ध्रुवीय है परंतु ये अध्रुवीय है, इसलिए ये क्या नहीं होते हैं, आपस में घुलते नहीं हैं। कुछ अपवाद है जिन्हें मैं अभी लिखा देती हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। कुछ पदार्थ ध्रुवीय होते हुए भी ध्रुवीय में नहीं घुलते हैं, तो क्या रीज़न है वो मैं बता देती हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से देखें इसका, ताकि अपन आगे इसी का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में कर लें। चले लिखो, नोट डाल के लिखना है। किस ध्रुवीय होते हुए भी कम घुलनशील क्यों? आओ विलयता में नोट डालकर लिखेंगे। कुछ यौगिक जो ध्रुवीय होते हुए भी दूसरे ध्रुवीय पदार्थ में घुलते
नहीं हैं, क्योंकि उनके पास यौगिकों के अंदर उपस्थित परमाणुओं के बंध को तोड़ने के लिए आप पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। जैसे हम यूँ कहें कि H2O प्लस एल्कोहल, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा में नहीं घुले, तो इसका मतलब H2O जो है वो उसके पास जो ऊर्जा है वो इनके बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों ध्रुवीय हैं, फिर भी ये कम विलय है, या यूँ कहूँ अल्प विलय है। तो वैसे ही जैसे अपन कहें कि अपने पास कोई भी पदार्थ ध्रुवीय है, लेकिन इसके पास उतनी ऊर्जा नहीं है कि ये एल्कोहल के परमाणु जो हैं, जो उसमें उपस्थित हैं, उनके मध्य का बंध तोड़ सकें। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो ध्रुवीय होते हुए भी ध्रुवीय में घुल नहीं सकते हैं। ये अपवाद स्वरूप होते हैं, इसलिए इनको आपको नोट डालकर लिखा दिया है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें ताकि बात समझ में आ जाए। फटाफट देखें, लिख दिया। चलो भाई बच्चों, अगला हेडिंग डालेंगे अणुभार। अणुभार के साथ किसका संबंध बेटा? अणुभार के साथ क्वथनांकों का संबंध। तो अब देखो, क्वथनांक हेडिंग डाल दें ताकि अणुभार समझ में आए। क्वथनांक, अब क्वथनांक में अपन कहते हैं कि एल्केन का जितना अणुभार ज़्यादा होगा, अणुभार जितना अधिक, उन एल्केनों का क्वथनांक उतना ही अधिक होता है, अधिक होता है। क्लियर? अब चलते हैं आगे कि अणुभार जैसे CH3 C2H6 CH4 लिख दो भाई, CH3 तो यूँ लिखो, C2H5 C3H7। तो लगातार क्या हो रहा है, अणुभार बढ़ रहा है, तो क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ता है। अणुभार के साथ हमेशा क्वथनांक क्या होते हैं बेटा? बढ़ते हैं। अब अपन ने जो अभी बात की थी उसमें अपन विलयता का कॉन्सेप्ट इसमें भी जोड़े, तो अपन देखते हैं कि विलयता जो है वो कैसे निर्भर करती है। यदि अणुभार ज़्यादा होगा तो विलयता कम होगी। अणुभार के साथ कैसा कॉन्सेप्ट है? व्युत्क्रम। क्योंकि बेटा अणुभार जब बढ़ता है तो कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है, और कार्बन की श्रृंखला एक अध्रुवीय कंपाउंड है, या यूं कहूँ कि यह क्या है, द्रव विरोधी भाग है। द्रव विरोधी भाग है, अर्थात किसी में घुलनसार नहीं है। इसलिए कार्बन की संख्या यदि बढ़ती रही
तो हमेशा विलयता घटती रहेगी, वहीं गलनांक क्वथनांक बढ़ते रहेंगे। इसलिए इनको यदि विलयता के साथ कोरिलेट करें तो ये क्या हो जाते हैं, हमेशा व्युत्क्रम संबंध दिखाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। जल्दी 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 देखें। अपन अभी थोड़ा सा शाखित और अशाखित के बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट? आइए, अब ये कह रहे हैं कि यदि कोई कार्बन श्रृंखला शाखित हो तो उसका अणुभार और विलयता और क्वथनांक में क्या संबंध होगा। तो जैसे अपन ने कहा कि अणुभार यदि हम समान कर दें और यह है अशाखित, 1 2 3 और 4, 3 और ये क्या है, CH3 CH2 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 डैश, राइट। अब अपन देखते हैं, ये तो हो गया शाखित और ये हो गए एक साथ। आप ध्यान करेंगे, यदि एक घर में 4 भाई हैं और चारों एक साथ रहते हैं तो बताओ क्या उन्हें तोड़ना आसान है? नहीं, वो आसानी से टूटेंगे नहीं। अर्थात शाखित जो होंगे उनकी जो विलयता होगी, उनका जो अणुभार तो समान किया हुआ है, तो उनकी जो विलयता होगी वो सदैव क्या होगी, कम। और इनकी जो अलग अलग रहेंगे उनकी विलयता क्या होगी, अधिक। जिनका घनत्व कम होता है उनके क्या होते हैं, उनकी विलयता सदैव क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो अधिक जो क्या होंगे, साथ रहेंगे तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। जो अलग अलग घरों में रहेंगे उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए शाखित की विलयता कम व अशाखित की विलयता क्या होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार आप आज अपन ने एल्केनों के भौतिक गुणधर्मों की स्टडी की। आप इन्हें अच्छे से लिखेंगे, मैंने सब चीज़ें आपको लिखा दी है। टॉपिक को अच्छे से रीड करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगर कोई डाउट है तो आप पूछेंगे और नोट्स समय पर तैयार करेंगे। थैंक यू।